हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? लेट मी नो। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार आप कंफर्म कीजिए, ये क्लास हम लोग कंटिन्यू करें। एनीवन? सही है एवरीथिंग? हेलो? एवरीथिंग इज राइट? किसी की आवाज़ नहीं आ रही भाई इसमें। जे के ए एस ली। कौन है भाई? कोई तो रिप्लाई करो। जी सर, आवाज आ रहा है। एवरीथिंग जा रही है आवाज़? जी। ओके, तो कंटिन्यू किया जाए क्लास को। जी सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग कल यहाँ पे पढ़ लिए थे। अच्छा, क्लास आप लोग मिस मत करिए, है ना? अगर क्लास मिस करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंकिंग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शुरू से क्लासेस आप देखिए, ठीक है? आपके शायद आपके पे रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा तो। ठीक है, आई थिंक हमने सब देख लिया था कि नेशनल इनकम किस तरह से होता है। कभी नहीं देखा? अभी नहीं देखा? नहीं नहीं, देख लिया। जो मिनट जीडीपी हो गया था। हाँ, हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, टाइप्स ऑफ जीडीपी। ठीक है? नहीं, हाँ, 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 देखिए अपन दोनों बहुत फाइनल। थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ क्लास को। चलिए भाई, यहाँ पर कैपिटल इनकम क्या था? ये हमने देखा था। पर कैपिटल इनकम मतलब आपका नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं तो मिल जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ क्लास को। इसके बाद क्या था आपका नेशनल स्टेटिक्स डे। ये तो जो उनके पीछे होने वाली थी, उनके बर्थडे का मनाया जाता है, ठीक है? आप याद रखना, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर कब से काउंट करेंगे हम लोग? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक काउंट करेंगे, ठीक है? ये सब भी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था। अब मैंने गुड्स के बारे में जब चर्चा की थी, गुड्स आपके पास कितने तरह के थे? गुड्स कुल मिला के हमारे पास दो तरह के थे। एक कौन सा? एक आपका प्राइमरी इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड मतलब कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे सपोज करो कि ये फ्लोर जो बेकरी खरीद रहा है, आटा जो खरीद रहा है, तो फ्लोर के लिए नहीं खरीद रहा है, वो किसके लिए खरीद रहा है? केक बनाने के लिए। तो जो केक हुआ ना, वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, न कि फ्लोर। ये जो आटा खरीदा है, ये आटा फाइनल इंटरमीडिएट गुड होगा। ये एक इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा, ठीक है? इनके क्या होगा सर? तब फाइनल गुड होगा। क्या होगा? एक फाइनल गुड होगा और फ्लोर क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा। फाइनल गुड मतलब कि जो सेल के योग्य हो, ऐसा प्रोडक्ट हम बना दें जो कि सेल के लिए क्या हो। जैसे मैंने कपड़ा बना तो इसके रेसे से जो बने होंगे, ठीक है? जो रेसे होंगे इंटरमीडिएट, लेकिन अब ये फाइनल प्रोडक्ट बिकनी मार्केट में जब बिकने लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल गुड में आ जाएगा। इतना याद रखना, जीडीपी काउंट करते समय, जीडीपी काउंट करते समय हमेशा हम क्या लेंगे? फाइनल गुड लेते हैं, ठीक है? इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते, क्योंकि कास्ट का बार बार उसको कास्ट को एड डाउन करना पड़ेगा। ये सब भी हमने डिस्कस अच्छे से किया था, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ अभी। प्रोडक्शन के बेसिस से मैंने बताया था कि दो तरह का प्रोडक्शन, एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन और दूसरा नेशनल प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर चाहे कोई इंडियन करे या कोई फॉरेनर करे, इंडियन या फॉरेनर दोनों में से कोई भी अगर भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे हमको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोडक्शन कब बोला जाएगा? जब ये इंडिया अपना, इंडिया से इंडियन का आदमी, जैसे कि इंडियन का आदमी मतलब कोई इंडियन हो, और वो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बना रहा है ए, और इंडिया से जो आउटसाइड प्रोडक्ट बना रहा है बी, इस पे जो कमाई हो रही है ना, वो सब किसमें आ जाएगा? नेशनल प्रोडक्शन में। ठीक है? तो दोनों के बीच में अंतर जो था मैंने वो डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनका नेशनल इनकम बताया था, जीडीपी।
सबसे पहले नेशनल इनकम को समझने के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी से तुम्हारा ग्रास, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रास मतलब टोटल मनी वैल्यू। टोटल मनी वैल्यू मतलब कि जितना भी एक साल के अंदर, ऐसे समझो, ये देश अपना, इस देश के अंदर 1 अप्रैल से लेकर के, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में जो कुछ भी बना इंडिया में, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीडीपी हो जाता है। क्योंकि ग्रास होगा, डोमेस्टिक मतलब भारत की बाउंड्री के अंदर बनना चाहिए, चाहे इंडियन बनाए चाहे विदेशी बनाए। और प्रोडक्ट मतलब कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल गुड होना चाहिए, ना कि इंटरमीडिएट गुड। तो मैंने बता दिया था जीडीपी के बारे में। भाई जीडीपी अगर कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? जीडीपी अगर कम होगा, इसका मतलब देश में प्रोडक्शन कम होगा, देश में प्रोडक्शन कम होगा यानी इंप्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार लोगों में कम होगा सर। रोजगार कम होगा, इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा जो है आना बंद हो जाएगा, या पैसा हाथ में आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब लोगों की मांग कम हो जाएगी, है ना। लेकिन आप इधर देखिए, तो जीडीपी अगर बढ़ा दिया, मतलब जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है सर, यानी कि रोजगार बढ़ रहा है देश में। रोजगार बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सीधे सीधे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। तो ये क्या एक साइकिल है जीडीपी का, ठीक है, इसको आपको समझना है। अगर जीडीपी निकालने का फार्मूला आपको एक लाइन में बताया जाए क्या होता है, याद रखना, जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस ए। इसका मीनिंग क्या है मैंने आपको समझाया था, कि फिर से मैं बता देता हूँ। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है, याद रखना, सी प्लस आई प्लस जी कोष्टक में एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब हमारे देश में खपत कितना हो रहा है। आई का मतलब होता है सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे खर्चे कितने आ रहे हैं, मैंने कि जो हमने किसी फैक्ट्री में, कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उससे खर्चे कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखेंगे। एक्स मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश में, वो सब क्या करेंगे, अभी तक ऐड कर रहे थे, ये सब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और क्या घटाएंगे, एम। एम मतलब इंपोर्ट, जो इंपोर्ट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इतना पॉइंट याद रखना आपको सर। कंजम्पशन को ऐड करना है, इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, एक्स मतलब कि तुम्हारा एक्सपोर्ट ऐड करना है। क्या घटाना है सर, केवल तो केवल क्या घटाना है, इंपोर्ट घटाना है, बस इतना दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। ओके। चलिए भाई, तो हमने बता दिया था, किसी से कंजम्पशन, आई से इन्वेस्टमेंट, और डी से तुम्हारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स से एक्सपोर्ट, और एम से इम्पोर्ट। ये फार्मूला ले ली डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा। नाउ हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी क्या होता है? तो पूरा जब दिमाग से समझना, अच्छे से समझना, पूरा दिमाग लगा दीजिए, कुर्सी की पेटी जो है ना बांध लो बढ़िया से, क्योंकि हम लोग यही सीखने वाले हैं सब कुछ। चलिए भाई, तो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होता है? नेट हमेशा कब निकालोगे भाई? नेट को, जो ग्रास वैल्यू है ना, उसमें से तुम जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मतलब कि जो भी उसको बनाने में वियर और टीयर हुआ है। मतलब कि सपोज करो, मैंने एग्जांपल दिया था कि ये मेरा मोबाइल था, सेम मोबाइल आज भी रखता हूँ, ये मोबाइल है, सपोज करो मैंने 10,000 रुपये का लिया था, सपोज करो। तो भाई साहब, अब मैं क्या 10 रुपये, 10,000 रुपया मिल जाएगा हमको? नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको चलाया ना कुछ दिन तक, इसके साथ कुछ डेप्रिसिएशन किया है, कुछ गिरावट की है। अब ये मोबाइल मुझे 4,000 मिल जाए, वही बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अगर मैं 10,000 में से 4,000 घटा दूं, 6,000 घटा दूं, मतलब कम से कम मुझे 4,000 मिल रहा है अगर, तो 6,000 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और तुम्हारा क्या है, डिप्रिसिएशन। तो सेम वहां पे भी है कि सर जीडीपी क्रिएट करने में ना, जो कुछ भी गिरावट हुई है मशीनों की, उन सबको क्या कर दो, माइनस। तो तुमको क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा, इसमें याद रखना। डी मतलब डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या, कि हमारी बाउंड्री के अंदर, हमारी बाउंड्री के अंदर, चाहे देसी यानी कि इंडियन या कोई फॉरेनर, दोनों में से तक कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है तो डोमेस्टिक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मतलब, जो फाइनल गुड्स होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होना चाहिए, है ना।
हम क्या हमेशा काउंट करते हैं? फाइनल गुड, जो कि सेल के लिए योग्य हो, जो बेचने योग्य हो, ठीक है, या फिर गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, दोनों में से कोई हो। तो हम अगर डिफिनेशन पूरी तरह से डिफिनेशन अगर इसको सबको समेट करके बोलें तो क्या बोल सकते हैं सर? एनडीपी क्या हो सकता है सर? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए तो एनडीपी मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल फार्मूला क्या बना? ओवरऑल सर फार्मूला बना एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो पकड़ के क्या रखना है सर? एनडीपी, एनडीपी बराबर, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, जीडीपी माइनस डी। डी का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डी का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? आप लोग को थम्स अप दिया करो ताकि इससे पता चले कि हाँ भाई क्लासेस कैसे लग रही हैं आपको, है ना? किसी ने कमेंट में कुछ डाला है क्या? कुछ नहीं दिखा, ठीक है। थोड़ा सा तो भाई टू वे कम्युनिकेशन बनाओ आप लोग, है ना? अगर मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो, थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्डअप करो ताकि मैं और चीजें एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। यस सर, अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा है। अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में बताया करो ताकि मैं और चीजें आपको कर सकूं, है ना? यस सर। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आगे आपका। ओके। तो डेप्रिसिएशन मतलब वही बता रहा था आपको, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इट रिप्रेजेंट द लॉस इन वैल्यू ऑफ द मशीन, टूल्स, कैपिटल गुड्स ओवर द टाइम। मतलब कि मशीनों में सर कितना लॉस हुआ है, जो टूल थे उसमें कितना लॉस हुआ है, जो कैपिटल थे सर हमारे गुड्स में बनाने में, वो सब कितना लॉस हुआ है, वो सब किसके कैटेगरी में आ जाएगा तुम्हारा? डेप्रिसिएशन। एनडीपी बराबर, अभी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, एनडीपी बराबर क्या होता है? एनडीपी बराबर सर हो गया जीडीपी माइनस, जीडीपी माइनस डी। माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी हो जाएगा, याद रखना, डी से डिप्रिसिएशन। चलिए भाई तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जीएनपी की। जीएनपी क्या होता है सर? तो जीएनपी कुछ और नहीं है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसको सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक चीज याद रखना दिमाग में, जब भी मैं वर्ड यूज करूं नेट, तो नेट जानते हो क्या होता है? नेट में से कुछ घटाना, कुछ घटा के ही नेट मिलता है, इतना याद रखना। और जब भी ग्रॉस बोलूं, ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब सर पूरी पूरी वैल्यू ले रहे हैं। ग्रॉस में क्या होते हैं? हम सर पूरी वैल्यू लेते हैं, लेकिन नेट नेट में क्या होता है? आपका कुछ घटा के निकालना होता है। अब घटा क्या रहे हैं सर हमें आपकी? डेप्रिसिएशन को घटा रहे हैं, इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या रहा है सर? जीएनपी क्या रहा है? जीएनपी। जी से क्या सर? ग्रॉस, एम से नेशनल, और पी से प्रोडक्ट। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जी से सर ग्राफ मतलब टोटल वैल्यू, उसमें से हम विदाउट डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन, हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे नहीं। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? इसके बाद एन से क्या होता है तुम्हारा? नेशनल। नेशनल मतलब कि सर यहाँ पे डोमेस्टिक नहीं, याद रखना, डोमेस्टिक नहीं, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब सर ये है कि सर ये इंडिया है, इंडिया से कोई इंडियन जो सिटीजन है, भारत का जो नागरिक है, सिटीजन है, मान लो एक्स, अभी चाहे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहा है ए, वो प्रोडक्ट, या फिर कोई विदेश में जाकर के कोई प्रोडक्ट बी बना रहे हो, वो सब किसमें आ जाएगा आपका? नेशनल के अंतर्गत आता है। वो नेशनल प्रोडक्शन है। कैसा प्रोडक्शन है? नेशनल है, ठीक है, वो नेशनल प्रोडक्शन है। डोमेस्टिक कब होता? मैंने बार बार रिपीट किया, डोमेस्टिक कब होता है? जब भारत की बाउंड्री के अंदर पैदा होता है सब कुछ, चाहे देसी करते चाहे विदेशी। तो एन से तुम्हारा नेशनल हो गया, यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल सिटीजन ऑफ कंट्री, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, चाहे इनसाइड करें चाहे आउटसाइड करें। जैसे कटरीना कैफ, कटरीना कैफ इंडियन है, आई डोंट नो। सपोज करो कि प्रियंका हमारी चोपड़ा। पहले तो, हाँ प्रियंका चोपड़ा ले लो, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा कहाँ की है? इंडिया की है। इंडिया की है। तो सपोज करो कि इंडिया के अंदर वो शो करती हैं, या फिर इंडिया से बाहर शो करती हैं, तो जो पैसा मिलेगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो किसके अकाउंट में हो जाएगा? वो नेशनल के अकाउंट में होगा, ठीक है। यस चलिए, सर। नेक्स्ट तुम्हारा है तुम्हारा जीएनपी। अब जीएनपी का मतलब देखो कैसे काउंट होगा। जीएनपी जो होता है, इसी को बता रहा हूँ जीएनपी को, जीडीपी ले लो और साथ में फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम मतलब कि सर ये फॉरेन इनकम निकलता कैसे है, देखना ध्यान से। ये जो फॉरेन इनकम है ना, उसके निकालने का तरीका कुछ और है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख सकता हूँ। देखो भाई, ये जो फॉरेन इनकम है ना, इसको कैसे काउंट करते हैं? फॉरेन इनकम मतलब होता है एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, हमने हमारे देश में कितना एक्सपोर्ट किया है, और एम मतलब हमने कितना इम्पोर्ट किया है। सपोज करो कि हमारे देश में प्रियंका चोपड़ा ने क्या किया है?
बाहर जाके शो किया, मान लो कितना, 100 रुपये कमाई, है ना, मान लो 100 रुपये कमाई, और बगल में जो कोई दूसरे देश का कलाकार हमारे देश में आकर के कुछ शो किया, उसने कितना कमाया, मान लो 50 रुपया। ठीक है, तो भाई 100 में से 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया। ये किस में ऐड होगा, ये किस में ऐड होगा, ये सर तुम्हारा फॉरेन इनकम हो जाएगा, ये तुम्हारा 50 रुपया क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम है। यहाँ तो क्लियर है। अच्छा भाई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर ये जो प्रियंका चोपड़ा जा रही हैं दूसरे देश में काम करने, यानी कि एफ आई बराबर एक्स माइनस एम, सपोज करो कि प्रियंका चोपड़ा ने काम जो शो किया उससे कितना पैसा कमाया, 50 रुपये। लेकिन जो विदेशी कोई आया, कोई सिंगर आया, कोई पंजाबी मतलब कनाडा का कोई सिंगर आया, यहाँ पे होस्ट किया, जैसे तुम देख रहे थे वो क्या बोलते, कोल्ड प्ले का टिकट बिक रहा था, मान लो उसने 100 रुपया कमाते थे, तो अभी कितना हो गया, हाँ, यहाँ तुम्हारा -50 रुपया, मतलब घाटा हुआ हमारा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब, अब देखो, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस, सर यहाँ पे जीडीपी बराबर क्या होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम, यानी कि सर जीएनपी की वैल्यू वही होगी, जीएनपी की वैल्यू जीडीपी में, जीडीपी में हम क्या ऐड कर दें, एफ आई, जीडीपी में अगर हम एफ आई को ऐड कर दें तो सर क्या मिल जाएगा हमारा, जीएनपी। और एफ आई सर कुछ और नहीं है, एफ आई क्या है सर, एफ आई सर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। क्लियर यहाँ तक सबको। तो हमने 3 फार्मूला डिस्कस कर लिया, पहला क्या डिस्कस किया, तुमको जीडीपी के बारे में बताया, दूसरा फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया, जीएनपी बताया, जीएनपी बराबर क्या होता है, सॉरी जीएनपी नहीं, तुमको बताया तुमको एनडीपी ना, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दूसरा हमने तुमको बताया जी एन पी, एनडीपी, सॉरी एनडीपी, है ना। एक मिनट, पहला क्या था, जीडीपी, दूसरा तुम्हारा क्या है, एनडीपी। एनडीपी में क्या था, जीडीपी माइनस, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन डी। और तीसरा फार्मूला क्या बना, हाँ, तीसरा फार्मूला जीएनपी, जीएनपी बराबर क्या बना, जीडीपी, जीडीपी प्लस एफ आई, फॉरेन इन्वेस्ट। फॉरेन इन्वेस्ट, फॉरेन इनकम। ठीक है, ये तुम्हारा कोई फार्मूला बना तीन, अभी अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, काफी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बस कोऑपरेट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स एनएनपी, एनएनपी मतलब नेट डोमेस्टिक नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब भाई यहाँ पे एक वर्ड आ गया पहले, एन, एन मतलब नेट, तो नेट आ गया तो इसका मतलब सर कुछ माइनस करेंगे हम, बिल्कुल माइनस करेंगे सर। तो नेट में हमेशा कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कि जो गिरावट हुई है सर काम कर बनाने में। एन से क्या होगा, नेशनल, अब नेशनल मतलब समझाना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, प्रोडक्शन बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि चाहे इन साइड करें चाहे आउटसाइड करें, फिर वो नेशनल कैटेगरी में आ जाएगा। सी से क्या होता है तुम्हारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कैसा हो सकता है, फाइनल गुड्स होना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज ये भी कैसा होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, इंटरमीडिएट हम नहीं देती। इसका मतलब सर एनएनपी में निकालने का फार्मूला क्या होता है, एनएनपी जो होता है वो जीएनपी में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें सर, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। जीएनपी क्या था सर, जीएनपी क्या था, जीडीपी प्लस एफआई था, यही था ना, ये तुम्हारा जीएनपी था। इसमें से तुम क्या माइनस कर दो, इसमें से तुम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, एनएनपी। बात समझ आ रही है, एनएनपी निकालने का फार्मूला सर ये तुम्हारा, क्लियर है सर। तो सर कोई बताएगा मुझे, पहला का पॉइंट जीडीपी, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट एनडीपी, एनडीपी में क्या था, जीडीपी में से क्या माइनस करो, क्या माइनस करो, डेप्रिसिएशन। तीसरा पॉइंट जीएनपी, जीएनपी में क्या था, जीएनपी में क्या था तुम्हारा, जीएनपी में क्या था, जीडीपी और एफआई को क्या कर दो, ऐड कर दो, जीडीपी और एफआई को ऐड कर दो, जीडीपी में एफआई को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या पड़ा है तुमको अभी, ये पड़ा है तुमको एनएनपी, एनएनपी में क्या होता है,
एनएनसी, इसमें से तुम माइनस होता है, जीएनपी, माइनस। ये माइनस होता है, ठीक है। जीएनपी में से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करो। तो डी यार तुम्हारा क्या है? ये चार फार्मूले तुमको बताना चाहिए। इस एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी, व्हाट इज एनएनपी, जीएनपी, व्हाट इज एनएनपी, ठीक है। तो ये स्लाइड मैं दे दूंगा आपको, आप घर पे आराम से इसको नोट बनाना है सबसे पहले, है ना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आज क्लास के बाद सब भूल जाओगे फिर, है ना, तो आपको नोट्स बना लेना है। यस सर। बिल्कुल। नेक्स्ट है, अब आपका हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी तुमको आपको लिख दिया है पूरा, जो मैं वहाँ लिख रहा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीडीपी। अब देखो टाइप्स ऑफ जीडीपी क्या है, मतलब कि जीडीपी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी, एक दूसरा होता है रियल जीडीपी। तो दो तरह की जीडीपी, जीडीपी कितने तरह की? दो तरह की, एक नॉमिनल और दूसरा रियल। सर होता क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। भाई जैसे वो होती है ना, तुम देखते हो कि लड़कियां दो तरह की होती हैं, है ना, गर्ल्स दो तरह की होती हैं, एक बहुत जूठा वाला, एक अच्छा वाला, है ना। तो नॉमिनल मतलब जूठा वाला है, ऐसे समझो। नॉमिनल मतलब डोंट हर्ट, अगर कोई है ऐसा तो, ठीक है। नॉमिनल मतलब जूठा वाला जीडीपी, और रियल मतलब अच्छा वाला जीडीपी। तो देखो भाई इसके बीच में अंतर क्या है मैं समझाता हूँ। लेट अस गिव मी समथिंग, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर जो देखना ध्यान से, सपोज करो कि अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है सर, ठीक है। सपोज करो 2024 की बात है, और हमने क्या बनाया, 10 कार बनाया, ठीक है। 10 क्या बनाया, कार बनाया, और एक कार की कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एक कार की कीमत थी। तो कितना प्रोडक्शन हुआ सर 2024 में? सर जाहिर सी बात है 1 करोड़ हो गया, 1 CR। कितना होगा? बिल्कुल सर। अब समय आगे गया 2025। 2025 में आपने क्या किया, 10 ही कार बनाया। कार कितना बनाया, 10 बनाया। एक की वैल्यू कितनी है सर? 10 लाख रुपए, यानी कि प्राइस नहीं बढ़ाया सर। या फिर ऐसे समझो प्राइस बढ़ा देते हैं, एक मिनट। इसमें हम लोग प्राइसेस को बढ़ा करके कुछ और नहीं किया सर, 11 लाख कर दिए। कितना कर दिए? 11 लाख। तो हमारी प्राइस कुल मिला के कितना होगा? कुल मिला के कितना होगा तुम देखोगे, तो 10 दाम यानी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। तो तुम देख रहे हो जीडीपी तुम्हारी बढ़ी है क्या? क्या प्रोडक्शन बढ़ गया? नहीं सर, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। 10 कार इन्फ्लेशन दो बढ़ा। सौ, लेकिन 10 कार अभी भी बन रहा है, 2025 में भी 10 कार बन रहा है, 2024 में भी 10 कार बन रहा है। लेकिन सर यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी हुई दिखाई दे रही है जीडीपी, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से जो जीडीपी हमको दिखती है, तुम्हारी कैसी जीडीपी होती है? नॉमिनल जीडीपी होती है। कैसी जीडीपी होती है? नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी किसे बोलते हो? जब वो करंट प्राइसेस से मेजर की जाए। करंट प्राइसेस मतलब किसे, 2025 की करंट प्राइसेस क्या है? 11 लाख। 2024 की नहीं हम काउंट कर रहे हैं, जब वो करंट प्राइसेस से मेजर हो, यानी कि जब वो सर महंगाई के बेसिस पे अगर कोई हम जीडीपी नापते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। दिस मच बी डन। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? लेट मी डू, थोड़ा सा कुछ तो कॉपरेट करो आप लोग। यस सर। ओके, नाउ रियल जीडीपी की तरफ मूव करते हैं। रियल जीडीपी क्या बच्चा? जैसे सपोज करो, रियल जीडीपी में ना एक बेस ईयर तय है। पहले हम लोग सन 2011-12 लेते थे, लेकिन अब कितना लेते हैं? सन 2022 और 23 तक। तो सपोज करो सर सन 2022 और 23 में तुम्हारी जो जीडीपी, तुम्हारा जो कार का मैन्युफैक्चरिंग था वो भी कितना था? 10 ही कार था। कितना था? 10 कार था। और हर कार की कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए। तो सर कितना प्रोडक्शन हो गया? 1 करोड़। लेकिन सर 2025 जब आया, तो तुम देख रहे हो कि कार की संख्या बढ़ने की जो संख्या है वो क्या होगी? बढ़ गई है। मतलब अब तुम कितना कार बना रहे हो? 12 कार बना रहे हो। लेकिन जो पैसा तुम काउंट कर रहे हो, वो 2022 और 23 वाला ही काउंट कर रहे हो, यानी कि सर 10 लाख रुपए। मान लो पैसा इतना ही है, तब तुम्हारी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 20 लाख। सर तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो जीडीपी बढ़ी है, वो किसकी वजह से बढ़ी है? वो सर प्रोडक्शन। प्रोडक्ट। किसकी वजह से बढ़ी है? प्रोडक्शन। ये तुम्हारी हो गई रियल जीडीपी। ये तुम्हारी है क्या? रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब जब महंगाई पे काउंट हो। अब
रियल जीडीपी कब होगा? जब वो प्रोडक्शन के बेसिस पे काउंट हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में बहुत बेसिक अंतर है। बस लोग जो है हवा बना के रखे रहते हैं इसका। उसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। सर तो अभी हम लोग प्रेजेंटली अभी हम लोग का इंडिया में कौन सा नॉमिनली चल रहा होगा? नहीं नहीं, दोनों काउंट होता है, नॉमिनल भी होता है और हमारा जब हम इन्फ्लेशन नहीं की नहीं, बेसिस पे। मतलब हाँ हर चीज तो इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है तो इंडिया में अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नॉमिनली चल रहा होगा, मतलब नॉमिनल जीडीपी चल रहा होगा हम लोग का। सरकार दोनों डेटा देती है, एक नॉमिनल देती है और आपका एक रियल देती है। ठीक है। नहीं, हम अब आपको प्रेजेंट सीनियरिटी का बात, प्रेजेंट सिचुएशन का बात कर रहे हैं मतलब। हाँ प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो रियल जीडीपी देती है डेटा और नॉमिनल जीडीपी। आया सर, ठीक है, हो जाएगा तो। नहीं मतलब चलिए। एक सर रुपीस जो 1 डॉलर इक्वल टू 90 रुपीज हो गया ना, तो इसका बारे में बात कर रहा था। मतलब अभी हम लोग नॉमिनल में जी रहे हैं, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी रियल जीडीपी में नहीं है बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे थे। नहीं नहीं, हम दोनों जीडीपी में है। जैसे कि 8% दसवां समथिंग का जो डेटा गवर्नमेंट ने दिया है, वो तुम्हारे रियल जीडीपी का है ना। नॉमिनल जीडीपी हम लोग काउंट करके रखते हैं कि भाई ये इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम लोग काउंट करके बताते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो सर मतलब इन्फ्लेशन इंडिया में नहीं है अभी, यानी कि। क्यों नहीं है इन्फ्लेशन? है ना। यहाँ पे क्लियर है सबको? नेशनल नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों के बीच में अंतर पता हो गया आपको? तो इंडिया के और बारे में तो बता दीजिए सर। क्या इंडिया के बारे में बताएं? अ, कुछ नहीं सर, अभी जो चल रहा है इसका बारे तो बता दीजिए बोलने के लिए था। डॉलर के बारे में आप नहीं नहीं, पूछना चाहते हो? डॉलर भी और इंडिया करेंट सिचुएशन के बारे में बता दीजिए बोलने के लिए था। इंडिया की करंट सिचुएशन जीडीपी के बारे में? हम्म। हाँ देखिए, अगर जीडीपी के बारे में आप देखना चाहते हैं तो अभी हम लोग किस प्लेसेस पे हैं। हम रियल जीडीपी दिखाते हैं अपना 8.2 का समथिंग। ठीक है। जो भी डेटा हम लोग निकाले हैं, हमारा 1.2 की रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। हालांकि आईएमएफ ने क्या किया है, अभी काउंटर आर्गुमेंट भी दिया है कि नहीं भाई, आप जो डेटा यूज कर रहे हैं वो क्या है, फॉल्स है। मतलब कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसको वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पहले बी कैटेगरी में रखता था, अब किस कैटेगरी में रख दिया, सी कैटेगरी में रख दिया हमको आईएमएफ ने। ठीक है। तो ये सब कंट्रोवर्सी आपको नहीं जाननी है, बस इतना समझो कि नॉमिनल और रियल जीडीपी है इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके। अब एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, बस एक लाइन में याद रखो कि जीडीपी डिफ्लेटर से कुछ और नहीं करता है। ये इन्फ्लेशन को कैप्चर करता है और डिफ्लेशन को। यानी कि जब रुपया में क्या हो, गिरावट हो, और जब रुपया में मतलब रुपया में बढ़ोतरी या इन्फ्लेशन हो, या फिर डिफ्लेशन हो, यानी कि प्राइसेस में क्या हो, घटावट आ जाए। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। आपको बस इतना जाना कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। तो बस इतना याद रखो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को क्या करता है, मेजर। ऐसे याद रखो, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू इन आई प्लस डी। आई प्लस डी मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आपका, अब भाई देखो एनएनपी, मैं क्यों बता रहा था तुमको नेशनल इनकम पढ़ा रहा था। एनएनपी जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। हालांकि एनएनपी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनएनपी होता क्या है, बट यहाँ समझो कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो दो तरह से मेजर किया है। एक क्या, कि एनएनपी जो होता है वो फैक्टर कास्ट पे मेजर होता है। इसको हम लोग क्या कौन बोलते हैं, एनएनपीएफसी, यानी कि नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। एफसी मतलब फैक्टर कास्ट। और दूसरा कुछ मेजर होता है वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे मेजर होता है। तो इन दोनों के बीच में तुमको पता लगाना है कि सर क्या अंतर है। सपोज करो कि हमने क्या किया कि कोई भी चीज लिया, सपोज करो कि हमको एक बॉटल बनानी है, ये ईयरबड बनाना है सपोज करो। ये ईयरबड हमने बनाया, तो हम सबसे पहले एफसी में देखेंगे फैक्टर कास्ट उसका कितना है। मान लो इस ईयरबड को बनाने में हमको लगा 50 रुपया खर्चा। और अगर हम मार्केट में इसका प्राइस देखें तो सेम ईयरबड हमको मिल रहा है कितने में, 70 रुपये। कितना में लग रहा है, 70 रुपये में। तो अब यहाँ पे क्या है, तुम देख रहे हो कितने का वो है बढ़ोतरी, 20 रुपए का।
तो ये 20 रुपये तुम्हारा क्या है, 20 रुपये तुम्हारा क्या है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है सर, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, दे रही है, और साथ में तुम्हारी कुछ सब्सिडी भी है। तो जब भी हम एनएनपी को फैक्टर कास्ट पे हम काउंट करते हैं तो उससे क्या कर देते हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या मिल जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट मिल जाता है। क्लियर है था, यानी कि जो 20 रुपये गवर्नमेंट पे टैक्स लगा रही है इसी को क्या कर रहा है, माइनस कर देना है आपको इनडायरेक्ट। तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, एनएनपी एफसी मिल जाएगा, यानी कि नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। मैं इस टॉपिक को क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब भी हम तुम्हारा नेशनल इनकम काउंट करेंगे, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तब हम क्या लेंगे भाई, हमेशा हम ये वाला लेंगे, कौन सा, एन एन पी एट फैक्टर का, नॉट एन एन पी एट द मार्केट का, क्योंकि इसमें सब्सिडी और इंडायरेक्ट टैक्सेस होगा। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है सर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब कि एक एवरेज पर्सन कितना पर्सन पैसा कमा रहा है, वो कैसे निकालोगे भाई। तो देखो भाई, अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हो, नेशनल इनकम किस पे, एन एन पी एट फैक्टर का, भूल के भी एन एन पी एट मार्केट प्राइस में लगा देना, ये तो सब गलत हो जाएगा। एनएनपी एट फैक्टर कास्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, उस देश की जनसंख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पीसीआई, मतलब कि पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात आती है सर, पर्सनल इनकम में क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं, क्या क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पर्सनल इनकम की जब बात आती है तो इतना याद रखना, पर्सनल इनकम रेफर टू द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल आर हाउस होल्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब कि पर्सनल इनकम वो होता है जो कि कोई इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, या फिर कोई उसका घर का घर मतलब हाउस होल्ड जो रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम। इतना याद रखना क्या क्या चीजें सर हम उसमें ऐड करेंगे काउंट करते समय पर्सनल इनकम को, और क्या क्या चीजें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भाई देखो, सब्ट्रैक्ट तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐड क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांसफर, जो भी पेमेंट उसके घर में ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि पेंशन के रूप में, या फिर अलाउंसेस के रूप में, या फिर सब्सिडी के रूप में, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई बस इसी पॉइंट को पकड़ के रखना है अपने आप को कि सर हम पर्सनल इनकम को काउंट करते समय क्या चीज ऐड करेंगे, तो ट्रांसफर आप पेमेंट ऐड करेंगे, बाकी सब चीज को हम माइनस करने वाले हैं। क्या माइनस करेंगे सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि कोई ऐसा प्रॉफिट है, जैसे कि मान लो घर ने क्या किया, कोई छोटा मोटा गोदाम लगा लिया है, या फिर कोई खेती कर रहा है अच्छा खासा, तो जो उसमें से पैसा आता है ना, तो पैसा बच नहीं रहा है, तो मतलब किसी और को देना नहीं है, उससे घर वाले ही यूज करेंगे, तो उसे क्या बोलते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यानी कि जो प्रॉफिट केप्ट बाय द कंपनी, यहाँ पे कंपनी है मतलब, या फिर घर का तो होगा तो हाउस होल्ड ले लेंगे हम लोग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर होल्डर, अगर हम शेयर होल्डर को ना पैसा दें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी कुछ कंट्रीब्यूशन अगर कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पर्सनल इनकम से माइनस करेंगे सर, एम यहाँ देखो माइनस किया साइन लिखा हूँ, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी दे दिया। कारपोरेशन टैक्स को क्या लिखना है, माइनस करना है सर, और क्या माइनस करना सर, और क्या माइनस करेंगे हम लोग, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर मैं फार्मूला बना दूं टोटल, तो पर्सनल इनकम को हम कैसे काउंट कर रहे हैं, नेशनल इनकम सर, नेशनल इनकम माइनस क्या क्या माइनस कर रहे हैं, देखना ध्यान से, नहीं राष्ट्रीय आय में से हम कारपोरेशन टैक्स को हटा दें, और क्या हटा दें सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दें, यानी कि जो पैसा बचाना हो, ठीक है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी को घटाना है, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको घटाना है। बस एक चीज याद रखना कि किसको ऐड करना है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को ऐड करना है, ठीक है। पर्सनल इनकम निकालते समय सर हम सबको माइनस कर रहे हैं, बस हम किसको ऐड कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, मतलब कि जो भी पेंशन हो गया, अलाउंसेस हो गया, ये सब चीज जो हम मिलता है हमको, वो सबको हम बस प्लस करेंगे, बाकी सबको क्या करना है, माइनस करना है, परसेंट को काउंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब भी हम किसी भी नेशनल राष्ट्रीय आय को काउंट करेंगे तो क्या क्या चीजें सर नहीं लेंगे, तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गोल्ड, भाई जाहिर सी बात है, हम कौन सा गोल्ड लेंगे, फाइनल गोल्ड लेंगे, इंटरमीडिएट गोल्ड नहीं लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मतलब कि जैसे गिफ्ट हो गया, कोई गिफ्ट मिल गया तो क्या उसको राष्ट्रीय में काउंट कर लेंगे, नहीं,
कोई डोनेशन मिल गया, इसको भी राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। अलाउंसेस मतलब भत्ता, जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सरकार आपको क्या देती है बहुत सारी राज्यों में, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दी ना, रोजगार रोजगार भत्ता। आप किसके लिए मिलता है, नहीं मिलता, ये बताओ। आप लोगों ने कभी ये अलाउंसेस लिया है, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस? कोई बताओ इसमें से। सर क्या चीज सर? क्वेश्चन क्या था मैं सर? क्वेश्चन ये था कि क्या आपको अलाउंसेस कभी मिला है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है? अलाउंस सर, अनएम्प्लॉयमेंट का पता नहीं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो ये आपका मनरेगा के थ्रू से। अच्छा, देगा बता दीजिए, और किसी को मिला नहीं मिला सर अभी। अनएम्प्लॉयमेंट? चलिए भाई, कोई बात नहीं। आप अच्छे हैं कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे फील्ड में, इसलिए आपको नहीं भी चाहिए, कोई बात नहीं ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ना मिले की बात है, हम जल्दी से एम्प्लॉयड हो जाए। सर स्कॉलरशिप मिला है तो सर स्कॉलरशिप पे काउंट होगा क्या? नहीं नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप इज डिफरेंट थिंग। चलिए ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, जैसे कि उसकी लॉटरी निकल गई, या फिर गेमिंग में आ गया कुछ, मतलब वो सट्टा लगा लिया उसमें वो क्या बन गया, करोड़पति, ड्रीम इलेवन। तो ये सब क्या, तुम्हारी गेमिंग इंडस्ट्री का जो भी पैसा मिला, लॉटरी का जो भी पैसा मिला, ये सब तुम्हारा क्या होगा, नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगा। डिजिटल आइटम मतलब कि जो एक कार खरीदा उसको फिर बेच रहे हो, तो फिर जो प्रॉफिट मिला वो भी काउंट नहीं होगा इसमें। डोमेस्टिक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, मतलब कि जो घर के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, क्या उनका पेमेंट काउंट होता है? नहीं भाई, वो काम बस कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसी चीजें हैं जो कि काउंट नहीं होता। अरे भाई, यही सब तुम्हारे एमसीक्यू में बन के आ जाएगा। एक ऑप्शन, चार ऑप्शन इसमें देगा रहेगा, मतलब नेशनल इनकम में सर क्या क्या काउंट होते हैं, इसी में से एक रहेगा जो नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं काउंट होते हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन रहेगा जो कि आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, इंटरमीडिएट बोर्ड, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, रीसेल आइटम और डोमेस्टिक आइटम, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, ये सब आपके नेशनल इनकम में, पर्सनल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, किसकी बात कर रहा हूँ, नेशनल इनकम में काउंट नहीं है, ठीक है यहाँ तक। लेकिन जब बात आती है सर पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम में ट्रांसफर ऑफ पेमेंट काउंट होता है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। अब भाई, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है भारत में? तो देखो भाई, सबसे पहले ना एक संस्था आती है हमारे पास, जिसका नाम था सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये क्या करती थी सबसे पहले हमारे देश में, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना करती थी, जिसका गठन हमने कब किया, स्टेब्लिशमेंट 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। भाई आमतौर पे जो हेडक्वार्टर होते हैं वो कहाँ पे, दिल्ली में ही होते हैं, पॉल्यूशन के एरिया में, है ना। चलिए भाई, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग 2019 में अपडेट हो जाते हैं कुछ, कि 23 मई 2019 में दो ऑर्गेनाइजेशन जो था, सीएसओ और एनएसएसओ, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करके एक नया नाम क्रिएट कर दिया, एनएसओ। क्लियर है यहाँ तक? तो अब एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब कि दो ऑफिस था, दोनों का खर्चा बढ़ रहा था भाई, गाड़ी घोड़ा सबको देना है, दुनिया भर का उसमें जो स्टाफ होंगे, सैलरी देनी है सबको। एक काम करो, दोनों को मर्ज करके क्या कर दो, एक कर दो। कब किया गया, 2019 में किया था, ठीक है, 1951 में बना था। एनएसएसओ का मतलब काम क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, ठीक है। ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री होता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSSPI, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करती है, ये मिनिस्ट्री काम करती है। चलिए आगे, और ये इसका काम क्या है, टोटल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्वे कराना या फिर डेटा कलेक्शन करना, दीज आर ऑल इसका क्या है, काम है, ठीक है। तो 2019 के बाद से काफी इसमें अपडेशन हुआ है, याद रखना, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक आपका, ठीक है। अब भाई आपका आता है कुछ एमसीक्यू का पार्ट, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर। तो भाई क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये ग्रॉस ग्रोस ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या गुड डायनामिक प्रोडक्ट, या नन ऑफ दिस? ग्रोस सब लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए तक, ए करेक्ट आंसर है। चलिए यस सर। भाई, यस ए को सर। लॉक किया गया। यस सर। चलिए ठीक है, सबके खाते में 100 रुपया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बताइए।
जीडीपी GDP एक्सप्रेस एट द करेंट प्राइसेस इज कॉल्ड, यानी कि जो करंट प्राइसेस से मेजर की जाती है। नॉमिनल। नॉमिनल हाँ, GDP, वेरी गुड वेरी नॉमिनल गुड। क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कब होगा? जब वो GDP, बेस प्राइस मार्केट से प्राइस। होगा। नहीं, बेस प्राइस। बेस प्राइस मतलब 2022-23, है ना? 2022-23 से हम काउंट करेंगे, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा जी? 2022 तब तुम्हारा ये बेस प्राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी पे काउंट करते हैं तो क्या हो जाता है तुम्हारा? करंट प्राइसेस जो होता है नॉमिनल जीडीपी काउंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीडीपी एनडीपी? एनडीपी का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? ऑप्शन ए जीडीपी का रही क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी एनडीपी। बताओ भाई। सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फंस गए, फंस गया लल्ला। विच वन इज GNP करेक्ट? माइनस डिप्रेशन। एनडीपी हम कैसे निकालते हैं? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई ये तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। जीडीपी हो सकता है डी क्या? सर डी। ये जीएनपी में से डिप्रिसिएशन करेंगे या जीडीपी में से करेंगे? डी डी। वेरी गुड, जिसने भी बोला बहुत अच्छा। इलॉन, वाह भाई, इलॉन मस्क क्लास में आ गए। चलिए बढ़िया। जीडीपी में से क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन। ठीक है भाई, क्लास यानी समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एनएनपी? एनएनपी का यूज क्या है भाई? इसका तो आंसर लग रहा है आगे। ठीक है, एनएनपी का मतलब क्या है? चलिए भाई, हाँ भाई, एक ऑप्शन उधर चढ़ गया, याद रखना। यहाँ क्वेश्चन सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एनएनपी? ऑप्शन ए है कि टू कैलकुलेट द कैपिटल पर कैपिटा इनकम, नो। पर क्या पर कैपिटा इनकम काउंट करने के लिए हम लोग एनएनपी का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन सी है टू कैलकुलेट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑप्शन डी है टू कैलकुलेट द एक्सपोर्ट। विच वन इज करेक्ट आंसर? एनएनपी नहीं। बताइए। अरे भाई, पर कैपिटा इनकम कहाँ बोल रहे हो? पर कैपिटा इनकम इज द करेक्ट आंसर। यस भाई सर, पर पर कैपिटा इनकम काउंट करने के लिए हम लोग एनएनपी लेते हैं, लेकिन किस केस पे? फैक्टर कास्ट पे कि मार्केट प्राइस पे? फैक्टर कॉस्ट है। वेरी गुड, फैक्टर कास्ट पे। किस पे? फैक्टर कास्ट। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है काफी क्लास मुझे। यस सर। चलिए भाई, नेक्स्ट, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन बचा था क्या कोई? सर और एक क्वेश्चन रही है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो लगे। What व्हाट is इज द NNP? एनएनपी? एनएनपी क्या है? NNP is nothing but a हम्म, GNP minus depreciation. जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी सब ऑप्शन तो फ्रॉड लग रहे हैं। ये भी नहीं सही लग रहा सर, ये भी नहीं सही लग रहा है, ये भी नहीं है। एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी बराबर जीडीपी में एफ आई जोड़ दो, फाइल इनकम। ठीक है भाई, काफी काम के हैं, इसमें याद रखना। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द, एक मिनट, जस्ट National income while calculating personal income. हाँ, एक क्वेश्चन ये लगाओ आप लोग भाई, काफी कुछ What हुआ तो मैं क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू कुछ कराऊंगा, ताकि आपको पता तो चले भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। corporation चलिए भाई tax, बताइए, व्हाट इज द एडेड टू नेशनल इनकम while calculating the personal income? transfer from कॉर्पोरेट assets, टैक्स। ओहो, क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज corporation added tax, to the national income while calculating the personal income? ऐड क्या करना है corp- पर्सनल इनकम काउंट करने के national income, corporation tax. लिए? ए, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, बी, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सी, कारपोरेशन टैक्स, और डी, नोटा। नन ऑफ द अबव। जिस पर हम क्लास में सो रहे थे, इसमें लिख देता हूँ, सर सो रहे थे, सर सो रहे थे क्लास में। नहीं, थोड़ा सा इशू है इसमें। चलो भाई, सर क्लास में सो रहे थे। विच वन इज करेक्ट?
हाउ मेनी ऑफ यू गो विद द डी ऑप्शन? जी सर। हाँ, क्या ऐड करोगे भाई? पर्सनल इनकम में हम क्या ऐड करेंगे? ट्रांसफर ट्रांसफर पेमेंट ऐड करेगा, ट्रांसफर पेमेंट। कोरी सोकी, यस सर। अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ आपका नाम? यस सर। ओके, तो दिस आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, बाकी सब लोग क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। ठीक है, आपको बस इतना करना, घर जाके स्लाइड को एक बार मतलब दिमाग में बैठा करके नोट्स में कर लेना है। ठीक है, यस इसके लिए सर। मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ही हम एमसीक्यू टाइप कराएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए भाई, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीजें आ जाए। तो 5 ईयर प्लान, सबसे पहले ये 5 ईयर प्लान बनाते क्यों थे? क्यों बनाना भाई? तो याद रखना, अभी क्या करते हैं कि देश में हमारे पास बहुत सारे क्या है, संसाधन है। लेकिन सर उस संसाधन का हम यूज कैसे करें, है ना? उस संसाधनों को हमको अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास 24 घंटे, 24 आवर है, और तुम उस 24 आवर में क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो। तो तुम प्लान बनाओगे ना कि हम इतने बजे ये करेंगे, तो इतने बजे करेंगे, इतने बजे करेंगे। इससे तुम्हारा काम बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव हो जाएगा। हालांकि करते हो, बनाते हो सब लोग, लेकिन होता नहीं है ना? तो लेकिन बनाना चाहिए हमको, ताकि हमारा जो शेड्यूल हो पूरा क्या हो, फिक्स हो कि ऐसे ऐसे मुझे करना है। तो सरकार के पास भी क्या है, संसाधन है। अब उस संसाधन में क्या करती है? उसी संसाधन का यूज करके वो क्या बनाती है? प्लान, कि हमको क्या करना है अगले देश में। तो भाई याद रखना, कुल मिला के हमने 12 प्लान बनाए। क्या प्लान? 12। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था 1951 से, 1951 से 56 में बना था। ये मॉडल कौन सा था? याद रखना, हराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हराल्ड डोमर मॉडल के बेस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब भाई देखो, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा था। तो देखो, याद रखना उसको सिप कॉस्ट से। किससे याद रखोगे आप लोग? सिप कॉस्ट। सिप कॉस्ट से याद रखोगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया था। तो एस से सोशल सर्विस। भाई देखो, हमारा देश अभी आजाद हुआ है, 1950 संविधान लागू हुआ, 1951 की बात है। मतलब कि हमारे देश में सोशल सर्विस करना पड़ेगा सर। आई, आई से क्या रखना? इंडस्ट्री, यानी कि हमारे देश में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, है ना? रोजगार के संसाधन क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। सी से पावर, भाई बिजली नहीं थी हमारे गांव में, दूर दूर इलाकों तक खंबे तक नहीं थी। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश होंगे जहाँ पे कुछ गांव ऐसे भी होंगे जहाँ पे बिजली तक नहीं पहुंची, है ना? लेकिन सरकार उसके लिए कार्यरत है। सी से पावर, सीओ से मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बनाना था ना, यानी कम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल से कम्युनिकेशन नहीं, मोबाइल से भी था, नेटवर्किंग था, और भी था तुम्हारा, जैसे कि हाईवे का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, रोड, ताकि एक आदमी दूसरे आदमी तक क्या कर सके, दूसरे शहरों को जल्दी से कनेक्ट कर सके। इससे क्या होगा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा हमारे देश में। और टी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो सिर्फ कॉस्ट से याद रखोगे, एस से क्या? सोशल सर्विस, आई से इंडस्ट्री, टी से पावर, सी से कम्युनिकेशन, ओ से सीओ से क्या होगा तुम्हारा? कम्युनिकेशन, टी से क्या हमारा? ट्रांसपोर्ट। भाई मैं एक बार बोल रहा हूँ तो आपको 5 पर काफी बना के लिखना है, बैठे नहीं रहना है ऐसे चुपचाप। सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट का मतलब एस से सोशल सर्विस, आई से इंडस्ट्री, टी से पावर, सीओ से कम्युनिकेशन, टी से ट्रांसपोर्ट। अगेन रिपीट, सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट, एस से सोशल सर्विस, आई से, रिपीट दिस सेंटेंस मोर एंड मोर टाइम्स विद मी। ठीक है, ओपन योर माइक, ओपन योर माइक एवरीवन। एस से, एस बोलो क्या होगा? सोशल सर्विस। सोशल सर्विस। इधर इलॉन, रिक्की, ठीक है सब लोग। आई से तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री। ई, पावर। पावर। टी से सीओ से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, और टी से तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। भास्कर। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, यस। सेकंड 5 ईयर प्लान तुम्हारा कब से स्टार्ट होगा? 1956 से लेकर के 51 के बीच। 21 मॉडल से बेस था सीसी मोहन वॉलिस। याद रखना, पहला किससे था? हॉरल्ड डोमर। दूसरा किससे था? सीसी मोहन वॉलिस। इसको किससे याद रखेंगे सर? मद्रास से। किससे याद रखेंगे? मद्रास। एम से तुम्हारा क्या हो जाएगा? मानवॉलिस मॉडल। कौन सा मॉडल? यानी कि सर सेकंड 5 ईयर प्लान किससे बेस था? मानवॉलिस पे था। कब से कब तक चला? 1956, 1956 से लेकर के 51 तक चला सर। यस सर। नेक्स्ट, अब भाई इसमें काम क्या क्या हुआ? मैंने ठीक बताया था, मद्रास,
एम से तुम्हारा क्या हो गया, पीसी वो महानबॉलिस वाले मॉडल। ए से तुम्हारा एटॉमिक एनर्जी का हम क्या कर रहे थे, कमीशन बनाया। तो भाई सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या बनाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया सर। डी दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया सर, CFIR बनाया, ठीक है, उसमें कैसा था स्टील फैक्ट्री वगैरह। आर से राउरकेला का स्टील फैक्ट्री बनाया सर। ए से एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया क्योंकि हमारे यहाँ भूख हड़ताल की मतलब आने को नहीं था। ऐसे सोशलिस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि हमारी अपनी सोसाइटी को जरूर जरूर समाज से बनाया, सोशलिस्ट जम की तरह मुंह कराया। याद रखना, मद्रास से ए से तुम्हारा, एम से पीसी मोनोबॉलिस वाले, ए से एटॉमिक एनर्जी, डी से दुर्गापुर का प्लांट, आर से राउरकेला का प्लांट, ए से एग्रीकल्चर के ऊपर, और यस से सोशलिस्ट हम लोग पैटर्न को सोसाइटी की तरफ मूव करा रहे थे। तो सिपकाट और मद्रास, सिपकाट से फर्स्ट 5 ईयर प्लान और मद्रास से सेकंड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो चला था तुम्हारा 1961 से 66 तक, जिसमें जो मॉडल था वो किसके था, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सल्टी का मॉडल, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, सेट से। थर्ड 5 ईयर में प्लान था वो सेट पे डिपेंड था। सेट से मतलब एस से सेल्फ रेलियंस, यानी कि जो आत्मनिर्भर बनना था वो हम थर्ड 5 ईयर प्लान से बोल रहे हैं। तुम ऐसा मत समझो कि जो अभी आत्मनिर्भर की बात 2014 की बात नहीं हुई है ना, वो किसकी बात हुई है, थर्ड 5 ईयर प्लान में से ही क्या हो गया, सेल्फ रिलायंस की बात करती है। मोदी जी ने उसको और प्रोपोगेट किया। ए से तुम्हारा एग्रीकल्चर, डी से डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्टैट, स्टैट से क्या याद रखोगे, सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ये 3 काम करना था किसमें, थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो भाई हमने देख लिया क्या क्या, 1951 है ना। इसके बाद तुम्हारा ठीक है। अब देखो भाई, प्लान हॉलीडे हो गया कब, हमने पहला कार्यक्रम को चलाया 1951 से लेकर 56 तक चला सर। दूसरा हमारा कब से चला, 1956 से तुम्हारा 61 तक। तीसरा कब से चला, 61 से 66 तक। हमारा 61 से 66 तक चला, ठीक है। तो अब देखो 66 जब आता है, 1966 से लेकर के 1969, इस बीच में होता क्या है, हमने एक हॉलीडे लिया, प्लान हॉलीडे। क्यों भाई, क्या जरूरत थी, क्योंकि उस समय हमारे पास 2 वार हो चुके थे, एक इंडो चाइना वार 1962 और एक हमारा इंडो पाकिस्तान वार हो गया। तो 2 युद्ध हमने लड़े, जिसकी वजह से हमारे देश में जो प्लान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें हम थोड़ा क्या हुआ, स्टॉप लगा कि हमको सबसे पहले युद्ध के कारण हम थोड़ा सा रुक गए। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान बना वो कब बना, 1969 से लेकर के कब तक चला, 74 तक चला। ये किससे बेस्ड था, पॉवर्टी एलिवेशन से, मतलब कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाना है, ठीक है। गरीबी हटाने के ऊपर ध्यान था हमारा। और ये मॉडल किससे बेस्ड था, अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, PSTM से, ठीक है। पॉवर्टी को इरेडिकेशन, मतलब कि पॉवर्टी को खत्म करना था, गरीबी खत्म करना था। सेल्फ रिलायंस, इसमें भी मुद्दा था हमारा, और आगे भी मुद्दा था, पिछले वाले में काफी भी मुद्दा था। 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाई गई थी, मतलब कि 20 सूत्री कार्यक्रम। इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में डिसाइडेड था कि किस किस सेक्टर में हम फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, मिनिमम नीड प्रोग्राम, मतलब कि जो भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाएंगे, यानी हमारे देश के लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत है वो सब हम क्या करेंगे, परिपूर्ण करेंगे। तो भाई याद रखना, PSTM, पी से पॉवर्टी रेडिकेशन करेंगे, एस से सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, टी से 20 प्रोग्राम, और एम से मिनिमम नीड प्रोग्राम हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये तुम्हारा फोर्थ क्या था, 5 ईयर प्लान, ठीक है। याद रखना किस मॉडल से बेस्ड था, अशोक रुद्र मॉडल मॉडल। इसके बाद हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान बनाया, कब से, 1974 से लेकर के 78 तक, जिसमें क्या हुआ, गरीबी हटाओ का नारा है ना। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब कि बिजली क्या करो अच्छे से सारे राज्यों में, पर्टिकुलर गांव गांव तक बिजली को पहुंचाने का कार्यक्रम था। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ मॉडल किसमें दिया गया था, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, पॉवर्टी को खत्म करना था, बट नारा कब दिया गया तुम्हारा, याद रखना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। अब इसके बाद ये समय कब है, 1978, 1978।
अभी समय जब आता है तुम्हारा 1978 का, अब इस समय क्या होती है, सरकार किसकी गिर जाती है, मैडम इंदिरा गांधी। मैडम इंदिरा गांधी काफी स्ट्रांग लेडी है ना, मैं इनको मैडम के तौर पे याद रखता हूँ, ठीक है भाई। मैडम इंदिरा गांधी दो बार सत्ता में आती है, एक आपका 1966 से लेकर के तुम्हारा जाती है 77 तक, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा 1980 से लेकर के 85 तक, 84 तक रहती है, उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। डेथ नहीं होता है, मतलब शूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया। तो इतना याद रखना, 77 में जब इनकी सरकार गई तो पहली बार ऐसा हुआ देश में कि कोई ऐसा पार्टी सरकार नहीं जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करती। नहीं तो अभी तक जितनी पार्टी वो सत्ता में आई वो सब क्या थी, कांग्रेस थी। तो पहले पहली जो नॉन कांग्रेस पार्टी जो कि केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ जनता पार्टी को। और जनता पार्टी गवर्नमेंट के जो सीएम बने वो कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अब मोरारजी देसाई साहब आते ही उन्होंने बोला कि 5 ईयर प्लान हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करना है। वो बोले कि हम रोलिंग प्लान लाएंगे, और उन्होंने रोलिंग प्लान लाया 1978 से लेकर के 80 तक। रोलिंग प्लान का मतलब उन्होंने बोला कि मैं साल दर साल फिक्स करूंगा कि अगर मुझे करना है, ठीक है। 1978 से उन्होंने ये तय कर दिया कि भाई हम हर साल तय करेंगे कि हमको क्या क्या फिक्स करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, 4-5 ईयर प्लान, ये फिक्स हो गया। ना हम लोग 6 की तरफ मूव करते हैं। 6-5 ईयर प्लान, 6-5 ईयर प्लान किसी बेस पे समझता, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट में बेस था, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी और ग्रोथ भी करना था। तो मेल से याद रखेंगे, मेल मतलब एम से मैनेजमेंट सेक्टर में आगे बढ़ाएंगे, ए से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक ठाक करेंगे, और आई से इंडस्ट्री प्रोडक्शन, और एल से लोकल डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, ये 6 कब स्टार्ट हुआ, 1980 में, जब मैडम इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बन जाती है। उसके बाद उन्होंने क्या लाया, फिर से 30 पंचवर्षीय योजना दी। हालांकि जब मोरारजी देसाई से पहले आए थे तो वो रोलिंग प्लान लेते थे, ठीक है। तो फिर उनकी सरकार 2 साल नहीं गिर जाती, वो हालांकि एक ही साल चलते हैं। मोरारजी देसाई साहब एक साल गवर्नमेंट में रहते हैं, और उनके बाद उनकी जगह पे चौधरी चरण सिंह आते हैं, वो भी एक ही साल रहते हैं। उसके बाद चुनाव होता है देश में, और चुनाव के बाद मैडम इंदिरा गांधी फिर से जीती हैं, और 1980 से फिर से हमने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू। तो मैनेजमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो गया, और लोकल डेवलपमेंट स्कीम हो गया। ये सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो मेल ये यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा 7-5 प्लान। 7-5 प्लान किससे बेस्ड था, ये बेस्ड था फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट मॉडल। मतलब कि हमारे देश में खाने की कमी थी भाई, सोचो 90 के दशक तक। आज हम लोग को 5 किलो राशन मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता है सबको, मिलता है सबको, मिलता है देखो, मिलता है ना, है सर। मिलता है ना, हाँ बिल्कुल, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मिलता है। तो कैसे याद रखोगे भाई, 7-5 का प्लान, EFGS। EFGS से ई से क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था। एफ से क्या करना था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन डबल करना था। मतलब कि हमारे यहाँ पता था तुमको, पहले एक जो जिसमें आप लोग समझते हो, एक खेत मापने का पैमाना होता था, या तो जिसमें नहीं समझोगे, बीघा समझते हो, एकड़। एकड़ इज आई थिंक यूनिवर्सल पैमाना, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो एकड़ क्या होता है, एकड़ 1 एकड़ में तुम समझो कि 1 या 1.5 क्विंटल तक गेहूं होता था, वीट होता था। आज के समय में तुम देखो कितना हो रहा है, 6 से 7, सॉरी 10-12 क्विंटल होता है ना। 10-12 क्विंटल क्या होता है तुम्हारा, वीट होता है। पहले कितना था, होता था तुम्हारा एकड़ में तुम्हारा, हेक्टेयर में तुम्हारा इतना होता था, 1 से 1.5 क्विंटल। आज कितना हो रहा है एक हेक्टेयर में, 10 से 12 क्विंटल। ये क्या हो गया, ये फूड प्रोडक्शन क्या हुआ, डबल हुआ। कैसे, हमने हाई वेराइटी सीड लाया, हाई वेराइटी सीड, हाई यील्डिंग सीड, जो कि पैदावार अच्छे मात्रा में करे, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या कि भाई हमारे जो अनाजों में जो न्यूट्रिशन था वो कम हो गया, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तमाम तरह की चीजें डाल डाल के क्या कर रहे हैं, चीजों को तो उपजाऊ कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन की सफिशिएंट वो सप्लाई नहीं हो पा रही, है ना। क्योंकि लेकिन पेट तो भरना है सबका, इसलिए हमने क्या किया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को क्या किया, डबल किया। हमने जवाहर रोजगार योजना लाया 1980, ठीक है, 1989। याद रखना, ये काफी बार पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट और हम लोग 2 से 3 मिनट अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 7-5 तक मुझे कंक्लूड करना है सेशन को। नेक्स्ट आपका इसके बाद हमने देखेंगे
ऐसे हिंदू रेट ग्रोथ मतलब कि ये बनाना था एनुअल प्लान। उसके बाद हमने क्या किया, एनुअल प्लान 1989 और से लेकर के 91 तक एनुअल प्लान चलाया। इसमें जानना नहीं है कि बस इतना जानते रहो कि हाँ 1989 से लेकर के 1991 तक एनुअल प्लान चला। नेक्स्ट है तुम्हारा 8 5 प्लान। 8 5 प्लान कब से चला, 1992 से लेकर के 97 तक। ये किससे बेस्ड था भाई, इस समय एलपीजी से रिफॉर्म करना था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल पे बेस्ड था। अच्छा समझना जानते हैं, जैसे होता है ना कि हम किसी देश में कोई सामान खरीदते हैं तो हम डॉलर में खरीदते हैं। तो जब 1991 का समय था ना, तो हमारे पास पैसा नहीं था भाई, है ना, डॉलर के लिए मतलब खरीदने के लिए मात्र 15 दिन के पैसे बचे थे। तो भारत सरकार ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से क्या किया, लोन लिया। अब वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है ना, तो वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन के साथ देता है कि तुम अपने देश में क्या करोगे, विदेशी फैक्ट्रियों को आने के लिए ऑफर दोगे, अपने लाइसेंस प्रणाली को कम करोगे। मतलब जो हमारे देश में वो चाहता था कि विदेशी फैक्ट्री आकर के क्या करें, इन्वेस्ट करें और वहां पे इकोनॉमी को खोला जाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश के डर से, तमाम तरह की जो कॉलोनियल लीगेसी थी, जो हम लोग को गुलाम बना के रखी थी, उससे हमने क्या सोचा था, हम लोग ये सोचे थे कि भाई हम दूसरे फैक्ट्रियों को अलाउ नहीं करेंगे, ये फिर से हम क्या कर लेंगे, गुलामी के मतलब कि हमको फिर से स्लेव बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। वर्ल्ड बैंक ने जब हमको हमारे पर प्रेशर डाला, तो हमने रिफॉर्म लाया अपनी इकोनॉमी में, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में कल चर्चा करूंगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। आज मैं अपनी कंक्लूड करता हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते नो डाउट हैं। सर। तो भाई अब मैं इस स्लाइड को क्या करूंगा, आपको सेंड करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। आप लोगों का काम है कि नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। ओके सर। थैंक यू भाई।